सोचिए, एक ऐसा समुदाय जो अपने हुनर के लिए तो मशहूर है ही, पर जिसका नाम इतिहास के एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य से भी जुड़ा हो, है ना दिलचस्प? तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, सदियों से ना एक ऐसा समुदाय रहा है जिसने समाज की नींव को गढ़ा है। कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी के लिए औजार बनाकर और देश की हिफाजत के लिए हथियार तैयार करके। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इन माहिर कारीगरों का नाम सिर्फ लोहे को आकार देने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शाही इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लोहार समुदाय की हमारे समाज में भूमिका क्या रही है। देखिए, लोहार समुदाय की पहचान ही उनके पारंपरिक काम से है। मतलब हथौड़े और छेनी जैसे औजारों का इस्तेमाल करके गर्म लोहे और स्टील को एक नया रूप देना, एक नई शक्ल देना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उनकी भूमिका ना वो दोहरी थी। एक तरफ तो वो आम लोगों के लिए खेती के उपकरण और घरेलू सामान बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वही हाथ राजाओं की सेनाओं के लिए धारदार हथियार भी तैयार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समुदाय कितना विविध है और पूरे भारत में किस किस तरह से फैला हुआ है। लोहारों की पहचान ना किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी। और तो और इसमें गाड़िया लोहार जैसे कई अलग-अलग उपसमूह भी शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि अलग-अलग राज्यों में इनके नाम और इनका सरकारी वर्गीकरण भी काफी अलग-अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर बिहार में उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश में वे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आते हैं। और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। अब बात भट्टी से निकलकर प्राचीन कश्मीर की सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है कल्हड़ की मशहूर राजतरंगिणी से, जो कश्मीर के राजाओं का एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। और इसी में जिक्र आता है प्राचीन कश्मीर के एक शक्तिशाली शासक परिवार का, जो असल में खस जनजाति से थे, पर उन्होंने नाम अपनाया था लोहार। ये उस राजवंश की कहानी है जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय तक कश्मीर पर राज किया, और इसकी शुरुआत होती है रानी दिद्दा के सत्ता में आने से। इस राजवंश में ना कई बड़े दिलचस्प और शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिन्होंने इसे एक नई पहचान दी। आइए कुछ से मिलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है रानी दिद्दा से। वो एक माहिर रणनीतिकार थीं। उन्होंने पहले अपने बेटे और फिर पोतों की संरक्षक के तौर पर हुकूमत की, और फिर एक दिन खुद कश्मीर की एकमात्र शासक बन गईं। रानी दिद्दा के बाद उनके चुने हुए उत्तराधिकारी यानी उनके भतीजे संग्रामराज ने ही आधिकारिक तौर पर लोहार राजवंश की स्थापना की। उनको एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता था, और उन्होंने महमूद गजनवी के हमलों को भी सफलतापूर्वक नाकाम किया था। ये बात हो रही है रानी सूर्यमती की, जो बाद के एक राजा की पत्नी थीं। उनकी राजनीतिक समझ इतनी कमाल की थी कि वो लगभग एक सहशासक की तरह थीं, और उनके बनाए गए कानून को कोई टाल नहीं सकता था। फिर एक किरदार आता है राजा हर्ष का, जो बहुत ही पेचीदा था। एक तरफ तो वो एक शानदार विद्वान, कवि और दार्शनिक था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी क्रूरता के लिए कश्मीर का नीरो भी कहा जाता था, और आखिर में इसी क्रूरता की वजह से उसका पतन भी हुआ। चलिए अब इस शाही इतिहास को आज के व्यापक लोहार समुदाय की असलियत से जोड़कर देखते हैं। तो आज की तारीख में लोहार समुदाय को अलग अलग सामाजिक श्रेणियों में बांटा गया है। ये दिखाता है कि पूरे देश में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कितनी अलग अलग है। और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी का। तो कुल मिलाकर लोहार की कहानी एक समाज बनाने वाले हुनर और एक समय में उसी समाज पर राज करने वाले शाही राजवंश का एक बड़ा ही अनूठा संगम है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे इतिहास, पहचान और पेशा एक ही नाम में इस तरह से आपस में गुंथे हो सकते हैं।